देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों की ओर से बड़ी बड़ी बैठकें बुलानी शुरू कर दी गई है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे बड़े बड़े नेताओं की ओर से किस तरीके की प्रतिक्रिया दी गई है और इसी के साथ में लोकसभा के अंदर किस तरीके के नतीजे थे और उपचुनाव को लेकर पहली बार प्रियंका गांधी सांसद बनने के लिए उतरने वाली है। बताएंगे कौन सी सीट पर है उनकी दावेदारी और उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर ही उपचुनाव कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बताएंगे अयोध्या के हार के डर से एक सीट पर बीजेपी ने पैर पीछे खींचे हैं। बताएंगे अखिलेश यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है। इसी के साथ इंडिया गठबंधन के एक और मुख्यमंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। दोस्तों बताएंगे कौन कौन से लोग इसमें मौजूद रहेंगे और इसी के साथ में झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन ने जीत की बड़े दावेदारी की है। दोस्तों साथ साथ भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक करने जा रही है कि आपस में ही बगावत देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता करने जा रहे हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा, लेकिन अपने ही सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने कर दिया है विरोध। बताएंगे इसके पीछे क्या बड़ा कारण है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी को केरल के वायनाड से चुनाव लड़ना चाहिए और सांसद बनकर देश की संसद के अंदर आना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में महाराष्ट्र मांगे परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर झारखंड और महाराष्ट्र में लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा हो गई है। आपको बता दें कि देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा पैसे वाला राज्य है, वहां पर चुनाव हो रहे हैं। दोस्तों और ऐसे में इलेक्शन के अनाउंसमेंट के साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में अलग अलग चरणों के अंदर होंगे। महाराष्ट्र के अंदर मात्र एक चरण में 20 तारीख को वोट डाला जाएगा, 20 नवंबर को वोट डाला जाएगा और 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। जबकि झारखंड की बात करें तो 2 चरण में इलेक्शन यहां पर होंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और रिजल्ट यहां पर भी 23 तारीख को सामने आएगा। यानी महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह रिजल्ट 23 तारीख को सामने आने वाले हैं। दोस्तों लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से महागठबंधन ने जीत हासिल की थी उसी तरीके का समीकरण अभी भी रह सकता है और महागठबंधन कम से कम 185-86 सीटें जीतने की स्थिति में है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूरे विदर्भ में से मात्र 15 सीटें मिली, 62 में से बीजेपी को 15, शिवसेना शिंदे को मात्र 4 सीटें मिली और एनसीपी को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी को 62 में से 29 सीटें, एनसीपी एसपी को 5 सीटें और शिवसेना यूबीटी को 8 सीटें मिली है। यानी पूरे विदर्भ के अंदर 62 में से 42 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है। दोस्तों यानी विदर्भ के अंदर पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन का दबदबा था। लोकसभा के अंदर इसी तरीके से वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन ने ज्यादातर सीटें जीत ली थी। 70 में से लगभग 37 सीटें महागठबंधन के खाते में चला गया था। इसी तरीके से मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर एक तरफा 46 में से 32 सीटें महागठबंधन को मिल गया था। ठाणे कोकण क्षेत्र के अंदर 11 सीटें महागठबंधन को मिला था। यहाँ पर बीजेपी और उसके अलायंस को फायदा मिला था, लेकिन मुंबई के अंदर 20 सीटें इंडिया गठबंधन को 36 में से मिला था और बीजेपी को मात्र अपने सहयोगी के साथ मिलाकर कुल 16 सीटें मिली थी। यानी यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन का दबदबा था। दोस्तों इसी के साथ में पूरे असेंबली को अगर आप लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के आधार पर कन्वर्ट करेंगे तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लगभग 288 में से 153 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को मिलाकर 126 सीटें मिली थी। यानी लोकसभा में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने के बाद इतनी बुरी स्थिति में थी महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बड़ी जीत मिली थी। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि अब लोकसभा के बाद विधानसभा के समीकरण तो और राज्य की पार्टियों के पक्ष में रहने वाले हैं। यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक बुरी हार की ओर आगे बढ़ रही है। यही बड़ा कारण है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट भी इसी और संकेत दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद जो बहस चल रही थी, इस पर इंडिया टीवी पर वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी बताते हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में काफी आगे चल रहा है और उनके जीत की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। साथ साथ दोस्तों कुछ दिनों पहले विजयदशमी पर लाखों की संख्या में लोगों को सड़कों पर उतार बीजेपी को चुनौती देने वाले मराठी समाज के आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने इलेक्शन के अनाउंसमेंट के साथ ही अपनी राय स्पष्ट कर दी है। दोस्तों मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समाज के लोगों से 100% मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक भी वोट आप लोगों को बर्बाद नहीं करना है और सारे के सारे वोट गिनती के साथ बीजेपी के खिलाफ पड़े, ये आपको सुनिश्चित करना है। विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करे और बीजेपी को खत्म करे। विजयदशमी के मौके पर मनोज जरांगे पाटिल ने जिस तरीके की रैली करके दिखा दी थी, इसके बाद माना जा सकता है कि राज्य के अंदर उनकी एक अपील से भारतीय जनता पार्टी टाटा अलविदा बाय बाय हो सकती है। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही अब उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि महायुति सरकार के विधायक पैसे के बारे में सोच रहे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से चुनाव के अनाउंसमेंट से एक रात पहले ही सारे विधायकों के घर पर पैसे पहुंचा दिए गए हैं। सत्ता पक्ष के लोगों के पास पैसे पहुंचा दिए गए हैं, इसलिए महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है। संजय राउत ने कहा कि पैसा सबके पास पहुंच चुका है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 10 से 15 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे रहा हूं, लेकिन क्या चुनाव आयोग को पत्र लिखने का कोई फायदा होगा। उन्होंने ऐसा सवाल उठाया है अमोल कार्तिकर के मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, कोर्ट में भी गया था। संजय राउत ने कहा कि हम सबूत भी देकर आए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर दोस्तों जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नासिक दौरे पर गए थे तो हेलीकॉप्टर से पैसे से भरे हुए बैग पकड़े गए थे। ये भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसका वीडियो भी दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुल मिलाकर यह गंभीर मामला है। आपकी
आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के इलेक्शन के साथ में लोगों की नजर अगर सबसे ज्यादा और कहीं रहने वाली है तो उपचुनाव पर रहने वाली है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, राजस्थान के 7 और बिहार के 4, मध्य प्रदेश के 2, पंजाब के 4 और छत्तीसगढ़ मेघालय की एक सीट पर चुनाव हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वायनाड और नांदेड़ की लोकसभा सीट से भी चुनाव की खबर सामने आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि वायनाड सीट इसलिए खाली हुई थी क्योंकि राहुल गांधी यहां से सांसद बनकर गए थे, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव जीते हैं। रायबरेली भी जीत गए तो रायबरेली को उन्होंने अपने पास रखा है और वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला लिया है। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारने जा रही है और प्रियंका गांधी जब पिछली बार यहां पर पहुंची थी तो उनको जबरदस्त तरीके का जन सैलाब के साथ समर्थन मिला था और अब प्रियंका गांधी वाड्रा के नॉमिनेशन के अनाउंसमेंट के साथ ही राज्य से यह तय हो जाएगा कि वो जीत कर जा रही है और उसके बाद लोकसभा में मोदी और उनके मंत्रियों की सहमत आने वाली है। दोस्तों क्योंकि प्रियंका गांधी एक अच्छी वक्ता के तौर पर जानी जाती है और उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब बीजेपी के किसी मंत्री के पास नहीं होगा। साथ साथ नांदेड़ की सीट से कांग्रेस पार्टी के जो सांसद बने थे वसंत राव चव्हाण, उनका निधन हो गया है, इसलिए यहां पर भी वोट डाले जाएंगे। लेकिन यहां पर वोट महाराष्ट्र के साथ में डाले जाएंगे, यानी 20 तारीख को नांदेड़ की सीट पर वोट डाले जाएंगे जबकि 13 तारीख को अन्य उपचुनाव वाली सीट पर वोट डाले जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण इन राज्यों में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के चुनाव है। लोगों को लग रहा था कि 10 सीटों पर उपचुनाव का अनाउंसमेंट किया जाएगा, लेकिन अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं करवाया जा रहा है। इसकी जगह अन्य सीटों पर चुनाव चल रहे हैं, यानी 10 में से मात्र 9 सीटों पर चुनाव होगा और एक सीट को होल्ड पर रखा गया है, वो है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। और इसीलिए सवाल खड़े हो गए हैं दोस्तों, सीसामऊ, कटहरी और करहल की सीट कुंदरकी के साथ उपचुनाव में जाने वाली है जो समाजवादी पार्टी के खाते में थी। फूलपुर, गाजियाबाद, माजवा, खैर की सीट जो बीजेपी के विधायक वाली सीट है वहां पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। मीरापुर जो आरएलडी की सीट थी यहां पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। बाकी राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के कई सारे एमएलए लोकसभा का चुनाव जीत गए और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी राजस्थान के अंदर खीसर से चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं, हनुमान बेनीवाल, इसीलिए ये सीट खीसर की खाली हो गई है। और झुंझुनू की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के एमपी चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। दौसा में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सांसद बन गए हैं और इसी तरीके से देवली उनियारा के अंदर भी यही मामला है। साथ दोस्तों 84 जहां से बीएपी पार्टी के यानी भारतीय आदिवासी पार्टी की ये सीट थी वहां पर उपचुनाव होंगे और सलूम्बर में बीजेपी की सीट थी वहां चुनाव होंगे। रामगढ़ कांग्रेस पार्टी की सीट थी, यहां पर भी उपचुनाव होने वाले। कुल मिलाकर दोस्तों ये तय हो चुका है कि उपचुनाव से भी देश के अंदर समीकरण समझ में आने लगेंगे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का जो रोड शो हुआ था वायनाड के अंदर जिसमें भीड़ जुटी थी, आप लोग इसकी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके का जन सैलाब आया था। साथ साथ कर्नाटक की 3 सीटों पर भी उपचुनाव होने वाले हैं दोस्तों, इसमें चन्नपटना की सीट है, सिगांव की सीट है और संदूरू की सीट है। इन सारी सीटों पर उपचुनाव से तय होगा कि क्या सिद्धरमैया को लेकर, उनकी सरकार को लेकर लोगों में विश्वास बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। लगभग 1 साल होने के है और एक तरीके से लोगों का मैंडेट देखा जाएगा कि क्या कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ है, क्योंकि सिद्धरमैया पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और उनसे इस्तीफे की मांग की गई थी। अगर ये तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो फिर सिद्धरमैया से इस्तीफा मांगने वाले भाजपा के सारे नेता चुप होकर अपने घर चले जाएंगे। साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जम्मू कश्मीर पहुंच गए। दोस्तों इंडिया गठबंधन एक और राज्य के अंदर आज शासन करने जा रही है। इंडिया गठबंधन की ओर से फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद को लेकर आज शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में बड़े बड़े विपक्ष के नेता मौजूद रहेंगे। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव जम्मू कश्मीर पहुंचे। अखिलेश यादव उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में अन्य नेताओं के साथ मौजूद रहेंगे, यानी इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर नजर आने वाला है। साथ साथ हेमंत सोरेन ने 53 लाख महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीने दिया हुआ है। 3 महीने से लगातार 3 किस्तें पहुंच चुकी है दोस्तों और 5 लाख किसानों के कर्ज माफ किए जा चुके हैं। बाकी 200 यूनिट बिजली मुफ्त जैसे वादे कैंपेन में दिखाई देने वाले हैं। गठबंधन के सहयोग की जरूरत होगी सरकार बनाने के लिए। झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन है। तीनों नेता बिहार के चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन करते हुए झारखंड में नजर आने वाले। दोस्तों साथ साथ चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही देश के 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का अनाउंसमेंट कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर वोट डाले जाने वाले हैं। आपको बता दें कि बंगाल की भी 5 सीटें इलेक्शन में जा रही है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ साथ यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि 2022 में जब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद यहां से चुनाव जीतकर आए तो भारतीय जनता पार्टी के तब के उम्मीदवार की ओर से इलेक्शन पिटीशन दायर किया गया और मांग की गई कि इलेक्शन को लेकर जांच पड़ताल की जानी चाहिए। हालांकि दोस्तों इस पर अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है, कोई अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है। कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग पड़ा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो इस पर इलेक्शन नहीं करवा सकते और ये तर्क दिया गया है अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करवाने का। क्या आपको लगता है कि ये सही तर्क है या फिर चुनाव से बचने के लिए, खासकर क्योंकि अयोध्या की ये सीट है उसकी हार की किरकिरी से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब देखते हैं पूरे मामले पर विपक्ष की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कोई पिटीशन दायर की जाएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ हरियाणा चुनाव कब के खत्म हो चुके हैं और मतगणना के रिजल्ट भी सामने आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब तक विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रही है। दोस्तों बीजेपी ने बुधवार को आज बैठक बुलाई है, देखते हैं किसे नेता चुना जाता है बीजेपी की ओर से। क्या नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही सरकार बनाई जाएगी या फिर कुछ और निर्णय लिया जाएगा। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर गिरिराज सिंह अपनी एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, और ये ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य
क्षेत्र से निकालने का प्रयास किया जाएगा। 5 जिलों में यात्रा निकलने वाली है। इसको लेकर जो तैयारियां चल रही है, जनता दल यूनाइटेड ने इसे लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने जैसा बताया है। जेडीयू के नेताओं की ओर से की जा रही टिप्पणी से तय हो गया है कि आने वाले दिनों के अंदर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुश्किलें खड़ी करेगा। दरअसल दोस्तों, भागलपुर से यात्रा शुरू होने वाली थी, जहां से जेडीयू के नेता अजय कुमार मंडल सांसद है। 18 अक्टूबर को पूजा और हवन के बाद यात्रा कटिहार, पूर्णिया, अररिया से होते हुए किशनगंज में समाप्त होगी। ये सभी 5 बिहार के सीमांचल के हिस्से हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू के नेता दुलार चंद्र गोस्वामी कांग्रेस पार्टी के नेता तारिक अनवर से हार गए। पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव ने जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा को चुनाव हरा दिया और इसके बाद अब यहां से यात्रा की जा रही है, तो इसे लेकर जेडीयू की ओर से विरोध भी जताया गया है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उमर के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पूरी हो गई है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पहले मुख्यमंत्री के तौर पर आज से कार्यभार संभालेंगे उमर अब्दुल्ला। उनके साथ 9 मंत्री और शपथ ले सकते हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 9 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें से एक महिला मंत्री रहेंगी और उनके क्या नाम है, जो जानकारी आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर महायुति सरकार ने अपने आखिरी दिनों अडानी समूह को उपहार दिया है। ये गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता ने लगाया है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी और ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड विधानसभा चुनाव का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त होने वाला है। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि उम्मीद है कि चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर देगा। महायुति को पता है कि वे सत्ता में वापस नहीं आ रहे हैं, इसलिए हताशा में उन्होंने कुछ दिनों से लगातार अडानी को बड़े बड़े ऑफर देने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि 15 सितंबर 2024 को अडानी को 6600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने के लिए ऊर्जा अनुबंध मिला है। हम पहले ही बता चुके हैं कि इससे उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसे देने होंगे। 30 सितंबर 2024 को 255 एकड़ परिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील सॉल्ट पैन भूमि मोदानी को सौंप दिया गया है। 10 अक्टूबर 2024 को मध्य के अंदर 140 एकड़ जमीन मोदानी को सौंप दी गई है। 14 अक्टूबर 2024 को मुंबई के देवनार लैंडफिल से 124 एकड़ जमीन मोदानी को दे दी गई है। रमेश ने आगे कहा कि ऊपर से स्पष्ट निर्देश है कि महायुति का चुनावी भविष्य अंधकारमय है, लेकिन सत्ता गंवाने से पहले उसे मोदानी के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना होगा। अमेरिकी संस्थान हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी पर अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी कारोबारी समूह पर निरंतर निशाना साधती रही है, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला है दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने बीते दिनों के अंदर जो पॉलिसी निर्णय लिए हैं, उस पर गंभीर सवाल जरूर खड़े होते हैं। साथ साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बड़े नेता पहुंच गए हैं जम्मू और कश्मीर। वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई देने वाले दोस्तों। इसी के साथ में क्या अशोक गहलोत को महाराष्ट्र के मुंबई और कोकड़ के अंदर ऑब्जर्वर बनाने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने सही लिया है? कई सारे आरोप है अशोक गहलोत के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को ऑब्जर्वर होते हुए जीत नहीं मिल पाई थी, और इसीलिए क्या अशोक गहलोत को यहां पर मौका दिया जाना चाहिए था? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इसी के साथ में विदर्भ क्षेत्र में भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी दी गई है। उमंग सिंघार उनके साथ मौजूद रहेंगे। विदर्भ क्षेत्र जहां पर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, ये जिम्मेदारी भूपेश बघेल को दी गई है। वहां पर ऑब्जर्वर के तौर पर काम करेंगे। मराठवाड़ा क्षेत्र में सचिन पायलट जिम्मेदारी संभालेंगे और मराठवाड़ा को लेकर भी हमने आपको बताया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी का यहाँ डोमिनेशन था। पार्टी ने 46 में से 31 सीटें जीत ली थी, तो ऐसे में सचिन पायलट यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट डिलीवर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर टीएस सिंहदेव को जिम्मेदारी दी गई है। नॉर्थ महाराष्ट्र जहां पर कांग्रेस पार्टी सबसे कमजोर है, यहाँ पर सैयद नासिर हुसैन को जिम्मेदारी दी गई है। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या सही से ऑब्जर्वर बनाए गए हैं या फिर कुछ और नेताओं को मौका दिया जाना चाहिए था, कुछ को हटा देना चाहिए था? जो भी आपको लगता है लिखकर जो बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाने की मांग को लेकर झारखंड के अंदर चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि एक दलित आईएएस अधिकारी को हटाने की मांग भाजपा ने की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि एक दलित आईएएस आखिर कैसे पचा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? आज फिर से साबित हो गया है आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित समाज को भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। साथ साथ दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गंभीर आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन गई है। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि चुनाव का अनाउंसमेंट कब होगा। आपको बता दें कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रभारी, उप प्रभारी दोनों नियुक्त कर रखा है। एक जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को है, दूसरी हेमंत बिस्वा शर्मा को है। हेमंत बिस्वा शर्मा एक दिन पहले ही बता रहे थे कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट कल शाम को हो जाएगा, यानी 14 तारीख को शाम को उन्होंने बताया था कि 15 की शाम को अनाउंसमेंट हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ दोस्तों। सवाल घूम फिर कर यह है कि भाजपा के नेताओं को किसने सच्चाई बता दी? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा बीजेपी के लोग लीक करवा लेते हैं, और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या भाजपा के नेताओं को पूछकर डेट का अनाउंसमेंट करती है? बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री जो बड़े पोस्ट पर है, उन्होंने जो बातें कही है एकदम एग्जैक्ट वही निकला है। शाम को कहा था, शाम को ही अनाउंसमेंट किया गया। साथ साथ मायावती बोली, कहा उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और ये चुनाव अकेले लड़ेगी, अपने बलबूते पर लड़ेगी, पूरी तैयारी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। मायावती की ओर से ये खुलेआम ऐलान कर दिया गया है कि वो गठबंधन नहीं करने वाली है। इससे पहले भी उन्होंने कह दिया था कि अब देश में कहीं भी कोई भी गठबंधन नहीं बनेगा। साथ साथ दोस्तों उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी भारत और कनाडा के रिश्ते को लेकर विपक्ष के लोगों को विश्वास में लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा अपील किया है कांग्रेस पार्टी के नेता ने। आपको बता दें कि भारत और
कनाडा के संबंध काफी ज्यादा खराब हो गए दोस्तों। डिप्लोमेट को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया है, यानी भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट को 19 तारीख से पहले निकल लेने के लिए कहा है, तो दूसरी ओर कनाडा की ओर से भी इसी तरीके का निर्णय लिया गया है। यानी दो ऐसे देश जहां हमेशा माना जाता रहा है कि आपस में संबंध अच्छे रहेंगे क्योंकि दोनों डेमोक्रेसी है, लेकिन इसके बावजूद संबंधों में खराबी आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार से कई सवाल पूछे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निश्चित रूप से आशा और अपेक्षा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत कनाडा के संबंधों के बिगड़ते अत्यंत संवेदनशील और नाजुक मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को तुरंत विश्वास में लेंगे। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता है, वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। दोनों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और उसके बाद आगे कोई कदम उठाया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि विपक्ष को भी बताना चाहिए कि आखिर हुआ क्या कि भारत और कनाडा के संबंध इतने बुरे हो गए हैं कि आज पाकिस्तान के संबंध भारत से ज्यादा अच्छे लगते हैं और कनाडा के खराब। साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ राजस्थान में भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राजस्थान की 7 सीटों पर 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे दोस्तों। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने 40 प्रिंसिपल को राजस्थान के अंदर ट्रांसफर करने का फैसला लिया था, लेकिन इसके बाद आदेश पर रोक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि 40 प्रिंसिपल में से 35 दौसा के हैं और दौसा में चुनाव होने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के नुकसान को देखते हुए शायद ये कदम उठा रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि राजस्थान शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर का फैसला लिया था, तो उनको फैसला बदलने की क्या जरूरत थी। ये साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए, लोगों की नाराजगी कम करने के लिए शायद ये निर्णय लिया गया होगा। साथ साथ ईवीएम 100% सुरक्षित है, हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया है। राजीव कुमार सीईसी की ओर से बयान दिया गया है दोस्तों। आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मायावती बोली, कहा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा महाराष्ट्र व झारखंड राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए तारीख की तय की गई घोषणा का स्वागत। चुनाव जितना कम समय में तथा जितना पाक साफ अर्थात धन बल व बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त हो उतना बेहतर होता है, जिसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। मायावती की ओर से कई और बातें कही गई। उन्होंने कहा कि बीएसपी इन दोनों राज्यों के चुनाव में अकेले लड़ेगी और इधर उधर ना भटके, बल्कि पूरी तरीके से बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आत्म सम्मान व स्वाभिमान कारवा के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने में अपना मिशन प्रयास जारी रखे। यूपी की 9 सीटों पर भी उन्होंने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर ये तय हो चुका है कि ट्राई कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो सकता है विधानसभा उपचुनाव। साथ साथ दोस्तों, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस अंतिम रूप ले पाएगा, ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बाकी 4 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की दावेदारी है। इसमें से एक आरएलडी की सीट जहां पर उपचुनाव हो रहा है, वो कांग्रेस पार्टी को मीरापुर की सीट मिल सकती है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से सपोर्ट भी लगाया जा रहा है। लेकिन क्या महाराष्ट्र के इलेक्शन और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में सीट बंटवारे को जोड़कर आगे बढ़ा जाएगा? आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ एक पॉकेट है जिसमें समाजवादी पार्टी काफी मजबूत है और समाजवादी पार्टी चाहती है कि उन पॉकेट के ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अलायंस समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने दे। इसके लिए शायद बातचीत की जा रही है और उपचुनाव में कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, इससे तय होगा कि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है। यानी पूरी तरीके से लेन देन का एक समीकरण तैयार किया गया है दोस्तों। साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार निरंजन टकले ने डीवी लाइव से बात करते हुए कई सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी के हथियारों ने 9mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया था, ये सिर्फ पुलिस और सेना के पास होती है। लोगों को जो लाइसेंसी हथियार मिलता है वो 0.322mm की पिस्टल होती है, हथियारों को 9mm की पिस्टल किसने दी? इस सवाल से महाराष्ट्र सरकार बच नहीं सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले को लेकर ऐसा लग रहा है कि स्थिति को वापस से नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। यानी जो सवाल खड़े किए जाते हैं उनको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोगों को सवाल उठाते रहना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी हत्या के बावजूद महाराष्ट्र की पुलिस क्यों क्लूलेस थी, उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। अब कार्रवाई के नाम पर जब लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी लेने के लिए पुलिस पहुंच रही है तो उनको कस्टडी नहीं मिल पा रही है। इसमें होम मिनिस्टर ने जो रूल बना रखा है उसके कारण ऐसा हो रहा है दोस्तों। सवाल यह है कि कौन बचाने का प्रयास कर रहा है और जो असली अपराधी है उनको सजा कब मिलेगी, कौन दिलवाएगा? वैसे भी अब महाराष्ट्र के इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया है तो भाजपा के पास अब केवल कुछ एक पावर होगी, छोटी मोटी पावरें होंगी। कार्यकारी सीएम के तौर पर काम करेंगे शिंदे, कोई फुल पावर उनके पास होगी नहीं। साथ साथ पिछले 1 साल से मणिपुर में जातीय हिंसा लगातार जारी है। 15 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर कुकी और मैतई समुदाय के लोगों के बीच पहली बातचीत हुई है दोस्तों। बीते दिन गृह मंत्रालय की बैठक में दोनों समुदाय के नेता और विधायक शामिल हुए हैं ताकि शांति से हिंसा का समाधान निकाला जा सके। बैठक में मैतई समुदाय के राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रता सिंह भी मौजूद रहे और अन्य लोग भी मौजूद थे, लेकिन मुख्यमंत्री यहां नहीं पहुंचे। सवाल यह है कि क्या भाजपा के मुख्यमंत्री शांति नहीं चाहते हैं कि वो दोनों समुदाय के बीच में चल रही बातचीत में आए? उन्होंने क्यों कन्नी काट रखी है, ये बड़ा सवाल रहेगा। आपकी क्या राय है, लिखकर जो बताएगा। साथ साथ डॉक्टरों के अनशन के चलते मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए जोधपुर के अंदर 3 अस्पताल, मथुरा दास माथुर अस्पताल और उम्मेद अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल की मॉनिटरिंग की जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, कोलकाता के डॉक्टरों के समर्थन में जोधपुर के अंदर भी डॉक्टर इकट्ठा हो गए हैं। आने वाले दिनों के अंदर एक और बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम सामने आने के बाद अब अजित पवार की बगावत के बाद एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी ही उनके पास रहेगा, दूसरा चुनाव चिन्ह उनको नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आपको बता दें कि शरद पवार की गुट की जो मांग है उसे खारिज कर दिया गया है दोस्तों। अजित पवार की बगावत के बाद घड़ी चुनाव चिन्ह उनके पास चला गया था और शरद पवार को चुनाव
चुनाव आयोग ने टेम्पेट मैन का चुनाव चिन्ह दिया था, तुरही बजाने वाला व्यक्ति प्रतीक चिन्ह दिया था दोस्तों। लेकिन अपील की गई है कि मत पत्र में ये बहुत छोटा दिखाई देता है, ये कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, इससे लोगों को देखने में दिक्कतें होती है और पहचानने में दिक्कत होती है। अन्य प्रतीक चिन्ह को हटाया जाए जो इस तरीके के दिखाई देते हैं, ये भी मांग की गई थी। कुल मिलाकर दोस्तों घड़ी चुनाव चिन्ह एनसीपी अजित पवार के पास ही रहेगा, यह ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने। हालांकि पहले मांग की जाती शरद पवार गुट की ओर से कि कम से कम जब तक निर्णय सामने नहीं आ जाता कि असली एनसीपी कौन है तब तक घड़ी चुनाव चिन्ह पर रोक लगनी चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पल पल की सारी बड़ी अपडेट पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे अपना चैनल जय हिंद जय भारत।